नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे मोटरिंग मैक्स के एक और कार रिव्यू में। आज का हमारा वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है टाटा एल्ट्रॉज पेट्रोल और डीजल का। टाटा एल्ट्रॉज टाटा की एक प्रीमियम हैचबैक है जो कि मारुति बलेनो और Hyundai i20 जैसी गाड़ियों से कम्पीट करती है। तो चलिए इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे, प्लीज़ हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी नीचे आ रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके हम लोग से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा एल्ट्रॉज एक बहुत ही हैंडसम लुकिंग हैचबैक है और मुझे पर्सनली तो ये अपने सेगमेंट की बेस्ट लुकिंग हैचबैक लगती है। इसका डिजाइन काफी शार्प लुकिंग है और ये किसी भी एंगल से बोरिंग नहीं लगती। फ्रंट में एलईडी डीआरएस के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही इसके बोनेट पे दो शार्प क्रीसेस दिखते हैं जो कि इसके स्पोर्टी डिजाइन को और एक्सेंचुएट करते हैं। हेडलैम्प्स के नीचे एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है जो कि पूरी विड्थ को कवर करती है। इसके फॉग लैंप्स की पोजीशन थोड़ी हाई रखी गई है। नॉर्मली फॉग लैंप्स को बम्पर के लोअर एरिया में रखा जाता है। एक स्पेशल मेंशन यहाँ पे टाटा मोटर्स के ईस्टर एग्स को, जहाँ पे विंडशील्ड पे एक पीकॉक देखने को मिलता है। साइड्स की बात करें तो इसका स्टांस देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई रनर रेस की स्टार्टिंग में भागने के लिए तैयार हो बिल्कुल। हालांकि इसके इंजन इस चीज को जस्टिस नहीं करते इसके डिजाइन को, पर इंजन की बात बाद में करेंगे। इसके साथ ही इसमें 16 इंच के डायमंड कट अलॉयज दिए गए हैं जो कि मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगते। फोर स्पोक डिजाइन है और इसके साथ इसके जो डोर्स हैं वो 90 डिग्री एंगल पे खुलते हैं, तो बेटर इनग्रेस और इग्रेस के लिए काफी अच्छा डिजाइन है। इसके रेयर डोर हैंडल को भी काफी सफाई से यहाँ पे विंडो के साथ हाइड किया गया है। विंडो लाइन के साथ यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है आपको, जो इसके ग्लास एरिया को बड़ा दिखाने का इल्यूजन क्रिएट करता है। ये विंडो लाइन वाला ब्लैक जो ट्रीटमेंट है ये इसके बूट डोर तक आता है और इसके रेयर को काफी यूनिक और बढ़िया लुक देता है। पीछे एक छोटा सा स्पॉइलर भी है जो कि दोनों साइड से फ्लैंक्ड है ब्लैक एलिमेंट से, और इसके टेल लैंप्स भी हॉरिजॉन्टल है और इनका भी डिजाइन काफी शार्प है, तो ओवरऑल इसका डिजाइन शार्पनेस को फॉलो करता है। बम्पर्स में नीचे दो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं और उनके बीच में एक सिंगल फॉग लैंप है। ओवरऑल टाटा एल्ट्रॉज अपने लॉन्च के ऑलमोस्ट 5 साल बाद आज भी देखने में सबसे अपीलिंग हैचबैक लगती है और आज भी इसको फेसलिफ्ट मिलने वाला है वैसे जल्दी, पर नीड नहीं लगती है देखने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल्ट्रोज का बूट काफ़ी वाइड है और इसमें डेप्थ भी काफ़ी है। इसका साइज़ आप देखेंगे 345 लीटर का है। ये ऑलमोस्ट कॉम्पैक्ट सेडान के साइज़ के बराबर की है। और इसमें एक जो कमी मेरे को लगी वो ये थी कि इसकी डेप्थ काफ़ी है, तो आपको भारी सामान निकालने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लोडिंग लिप काफ़ी हाई है। तो बैग अगर भारी होगा तो निकालने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी वर्जिश करते हैं, शरीर को थोड़ा तंदुरुस्त रखते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। स्पेस काफ़ी अच्छा है, 4-5 दिन का सामान आप आराम से लेके एक अच्छी ट्रिप पर जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। एक इसमें मेरे को चीज़ जो अजीब लगी, जो टाटा से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो ये थी कि इसके सस्पेंशन माउंट जो हैं रेयर सस्पेंशन के, वो यहाँ पे कवर किए जा सकते थे, हाइड किए जा सकते थे। ये ऐसे प्रोट्रूड करते हुए बड़ा अजीब लगता है। यहाँ पे इसको पूरा ही कवर करते तो ज़्यादा बेटर लगता मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक बड़ा स्मार्ट टच दिया गया है। ये 3 kg के 2 हुक दिए गए हैं जिसमें आप छोटा मोटा सामान अपना निक नैक्स हैंग कर सकते हैं। तो अब इसकी बैक सीट पर चलते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं इंटीरियर तो टाटा का यूएसपी है ही हमेशा से। कंफर्ट और स्पेस के मामले में टाटा हमेशा से टॉप पे रहा है, इंडिका के टाइम से ही। तो अब हम चल के देखते हैं कि इसकी बैक सीट कितनी कंफर्टेबल है, क्या ये अपनी इंडिका और इंडिका विस्टा वाली लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगी। ये डोर्स 90 डिग्री तक खुलते हैं जैसा कि हमने आपको डिज़ाइन में भी बताया था, और काफ़ी प्रैक्टिकल और इजी बना देते हैं अंदर बैठने को। और प्रैक्टिकलिटी को देखने के लिए आज मैं बॉटल भी लाया हूँ जो कि बहुत आराम से इसके बॉटल होल्डर में फिट हो जाती है। और ओवरऑल काफ़ी अच्छी सीट्स हैं इसकी, मतलब हैचबैक्स के सेगमेंट के हिसाब से। हेडरूम यहाँ पे जो 6 फीट से लंबे पैसेंजर्स होंगे उनको शायद थोड़ा सा कम लगे, पर बाकी अंडर थाई सपोर्ट और रिक्लाइन एंगल सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे सैडली कोई कप होल्डर्स नहीं है। और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है और डेडिकेटेड रेयर एसी वेंट्स भी हैं, जिनका जो थ्रो है वो एवरेज है, बहुत बुरा नहीं है, पर ना होने से तो बेहतर है। और यहाँ पे एक स्टोरेज यहाँ पे भी मिल जाती है आपको सीट के पीछे। और मुझे पर्सनली लेदरेट सीट से ज़्यादा यहाँ पे ये फैब्रिक सीट ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो कि यहाँ पे जैसा दिल्ली एनसीआर में गर्मी रहती है, ओवरऑल इंडिया में मोस्टली गर्मी ही है, तो ऐसे मौसम में ना ये बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती। अभी भी हमारी गाड़ी जैसे धूप में खड़ी थी तो ये सीट इतनी गर्म नहीं हुई। जो लेदर सीट्स होती वो मेरा तवा सेक देती है अच्छे से, तो ये वाली सीट्स बेटर हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। और यहाँ पे आइसोविक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी दे गए हैं दोनों सीट्स में। और अब आप तो जानते हैं 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है इस गाड़ी की, तो सेफ्टी की तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है।
यहाँ पे आपकी जहाँ पे एल्बो रखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक दिया गया है जिससे कि आपकी कोनी इसमें लगे ना बहुत तेज़। स्पीकर्स, ट्विटर, इसका डोर लॉक होने का जो पैटर्न है बड़ा अच्छा लगता है। यही जो लीवर है इसका जिससे हम डोर खोलते हैं यही अंदर चला जाता है। अब ये डोर लॉक्ड है, अब ये अनलॉक्ड है और इसी से ये खुल जाएगा और इसी से मैं बाहर निकल जाऊँगा जिससे मैं आपको आगे की सीट के बारे में बता पाऊँ। तो अब हम आ गए हैं ऑल्ट्रोज की फ्रंट सीट पे और टिपिकल टाटा फैशन में यहाँ पे मेरे को स्टोरेज स्पेसेस की सबसे पहले कोई कमी नहीं दिख रही है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और ये हाइट एडजस्टेबल भी है और स्टीयरिंग और सीट दोनों अगर मैं एडजस्ट करूँ, ये टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं है, टिल्ट एडजस्टेबल है। तो मेरे को यहाँ पे अच्छी ड्राइविंग पोजीशन मिल गई है अपनी। अब बात करते हैं निक नैक स्टोर करने की। पानी की बोतल आराम से यहाँ पे आ गई है और उसके अलावा और सामान रखने की भी जगह है। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर्स भी हैं दोनों फ्रंट डोर्स में। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे हैं, एक एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है जिसके नीचे और थोड़ी सी स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हाँ यहाँ पे आप 2-3 अपने स्मार्टफोन रख सकते हैं आराम से। मतलब मुझे तो लगता है पूरी गाड़ी के स्मार्टफोन रखने की जगह टाटा ने यहीं पर दे दी है, इतना डीप है ये। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी है जो डैशबोर्ड का अपना ग्लव बॉक्स खोलने का जो बटन है ये हिडन है और खुलने के बाद आप देख ही सकते हैं इसमें कितनी ही जगह दे सकती है कोई कंपनी। इसमें इतनी जगह है, मैं आराम से अपना 2 मैकबुक रख सकता हूँ इसके अंदर। 2 कप होल्डर्स इसके अंदर भी हैं, एक ईस्टर एग वाला पिकॉक भी है और थोड़े पेन और स्टेशनरी रखने का सामान की जगह है। मतलब इतना बड़ा डैशबोर्ड मैंने तो नहीं देखा किसी और गाड़ी में अभी तक, इतना बड़ा ग्लव बॉक्स। ये ट्रे वापस रख देते हैं, ये ट्रे भी दिए, इतना बड़ा है ये अपने आप में। मतलब मैं तो कहूँगा अपना 1 BHK है ये पूरा, गोइंग बाय ग्लव बॉक्स स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे पूरे जो हमारा सेंटर फेसिया है इस पे सिल्वर कलर की फिनिश दी गई है और ऊपर अपर पार्ट पे ये टेक्सचर्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है जो कि सॉफ्ट टच तो नहीं है पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी फील हो रही है और यही प्लास्टिक यहाँ डोर्स पे भी कंटिन्यू किया गया है। फ्रंट डोर्स पे भी यहाँ पे आप देखेंगे तो फैब्रिक दिया गया है ये वाला, जहाँ पे मेरी अगर एल्बो लगती है तो मेरे को चोट ना लगे अपनी कोनी पे। इसके अलावा यहाँ भी लॉकिंग अनलॉकिंग का सेम पैटर्न है और टाटा का रीअश्योरिंग थर्ड जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह दी गई है जो कि इतनी डीप है, पता नहीं क्या क्या सामान रखना चाहती है टाटा हमारी गाड़ियों में, पर अच्छा है। मैंने जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में बताया था स्कॉर्पियो वाली में कि महिंद्रा को टाटा से सीखना चाहिए इंटीरियर स्पेस मैनेजमेंट के बारे में। इतना स्पेस निकाल देती है टाटा गाड़ी के अंदर, तो ऐसा लगता है कि एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है। अपने टाइम पे इंडिका भी ऐसी गाड़ी थी, बाहर से देखने में छोटी लगती थी पर अंदर उसमें अपने सेगमेंट की सेंट्रो वैगनर से ज़्यादा स्पेस था। अब बात करते हैं वापस ऑल्ट्रोज की। क्लाइमेट कंट्रोल एसी है यहाँ पे और एक USB पोर्ट है, 12 वोल्ट सॉकेट फ्रंट पैसेंजर्स के लिए भी एक अलग से दिया गया है। हरमन का 7 इंच का टच स्क्रीन है, जो हमारा पेट्रोल वाला वेरिएंट है जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं वो थोड़ा पुराना है, तो उसमें यहाँ पे वॉल्यूम और सिलेक्शन के लिए नॉब्स दिए गए हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बाद का वेरिएंट है। और जो अभी लेटेस्ट वेरिएंट्स अभी आ रहे हैं जो अवेलेबल हैं वहाँ पे ये वाली टच स्क्रीन भी नहीं है, इससे बड़ी टच स्क्रीन है टॉप मॉडल्स में, तो उसका जो टच है और डिस्प्ले है वो इससे कहीं गुना बेटर है। ये भी बुरी नहीं है लेकिन वो इससे कहीं ना कहीं बेटर है और बड़ी भी है। और ओवरऑल उसकी स्पीकर क्वालिटी जो है और इसकी स्पीकर क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों हरमन के स्पीकर से दोनों की ट्यूनिंग सेम तरीके से हुई है। साउंड आउटपुट इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, 2 स्पीकर्स आगे 2 पीछे और 2 ट्विटर्स आगे 2 पीछे, तो ओवरऑल 8 स्पीकर का सेटअप है इस गाड़ी के अंदर। इसके अलावा अगर मैं सीट्स की बात करूँ, सीट्स भी कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे ऊपर सनग्लास होल्डर भी है। IRVM जो है ये इंटरनली एडजस्टेबल तो है, मतलब मैनुअली एडजस्टेबल है, सॉरी इंटरनली नहीं, इंटरनली तो होता ही है। और ORVM जो है ये हमारा इसकी एडजस्टेबिलिटी यहाँ से इलेक्ट्रिकली है। इसका जो A पिलर है ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, तो एक थोड़ा सा जब टाइट स्पेस में आप हो तो विजिबिलिटी का यहाँ पे इशू आ सकता है, जैसे फोर्ड इको स्पोर्ट में आता था, बहुत चौड़ा A पिलर होने की वजह से। पर ओवरऑल मेरे को ये गाड़ी अच्छी लगी और मेरे को थोड़ा थोड़ा डीजल गाड़ी चलाने में पोलो जैसा फील आया इस गाड़ी में, क्योंकि वो भी 90 bhp थी, ये भी 90 bhp है। और क्योंकि ये भी रोड पे काफ़ी जम के चलती है, अभी हम ड्राइव करेंगे इसको, तो काफ़ी अच्छा इसका वो था एक्सपीरियंस मेरा ड्राइविंग का, डीजल का स्पेशली। डीजल गाड़ी में यहाँ पे एनालॉग डायल्स हैं, पेट्रोल वाली में सेमी एनालॉग है, सेमी डिजिटल है। और इसके MID में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके में नहीं है, पर उसका देखने में थोड़ा एडवांस लगता है क्योंकि उसमें डिजिटल पार्ट भी है। अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं वो कैसा लगता है देखने में और ये कैसा लगता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है दोनों डीजल और पेट्रोल में। 2-3 चीज़ों के ही हैं, एक तो ये जो डायल्स हैं इसमें एनालॉग है, उसमें सेमी एनालॉग है। और
सरप्राइजिंगली डीजल वेरिएंट जो कि ज़्यादा पावरफुल है उसमें 185 सेक्शन के टायर्स हैं, और पेट्रोल जो कि लेस पावरफुल है उसमें 195 सेक्शन के टायर्स हैं। ये कॉस्ट कटिंग क्यों की गई है इसका आइडिया मुझे नहीं है, पर एक ये और चीज़ लगी। एक और चीज़, यहाँ पे जो स्टीयरिंग है उस पर जो मल्टी फंक्शन कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी, प्लास्टिक जो है इसका थोड़ा सा स्क्वीकी है, जबकि गाड़ी रिलेटिवली इतनी पुरानी नहीं है, पर ये आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस हल्का सा ख़राब करती है। अगर मैंने ये देखा है कि मेरे को तो एटलीस्ट है, और भी बहुत लोगों को इसी आदत होगी कि यहाँ पे साइड में जो जगह है इसके अंदर हम मोबाइल फ़ोन डाल देते हैं अपना जब हम बैठते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये जगह हॉलो है, कुछ सामान रखने की यहाँ पे जगह है नहीं। तो मेरा फ़ोन जब मैंने पहली बार डाला तो वो नीचे गिर गया। खैर वो मेरी गलती है, मेरे को ही देखना चाहिए था। टाटा ऐसा नहीं करती, तो इसमें टाटा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी गलती नहीं है। चलिए, बातें तो बहुत हो गई अंदर की, अब चलते हैं बाहर और दोनों गाड़ियों को चला के देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन सी है। इन दोनों ही गाड़ी का 0 to 100 का क्लिप भी मैं लास्ट में अटैच करूँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो हम ड्राइव कर रहे हैं अब टाटा अल्ट्रॉस का पेट्रोल वेरिएंट। इसमें आता है 1200 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है 87 bhp और 115 न्यूटन मीटर की टॉर्क। ऑन पेपर सुनने में ठीक लगता है कि हाँ भैया सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में भी इतनी पावर है, लेकिन इस गाड़ी के साथ एक डाउन साइड है जो कि इसकी फ्लिप साइड भी है कि इस गाड़ी का वेट बहुत है। ये गाड़ी 1050 या 60 kg के आसपास का इसका कर्व वेट है पेट्रोल इंजन के साथ। बलेनो है जो इसी सेगमेंट की गाड़ी है, उसका कर्व वेट 800-850 किलो के आसपास का है। तो अगर देखा जाए तो ये गाड़ी 2 क्विंटल भारी है उन गाड़ियों से। ये i20 भी शायद इससे लाइट वेट है। मैं इसमें नीचे डाल दूंगा, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके साथ ये इंजन काफ़ी अंडर पावर लगता है। एक तो ये 3 सिलेंडर है तो इसमें वाइब्रेशंस बहुत है, ये काफ़ी अनरिफाइंड इंजन लगता है। परफॉर्मेंस भी इसकी, मतलब परफॉर्मेंस इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, परफॉर्मेंस तो है ही नहीं। अगर आपको इसका और गला घोटना हो तो आप इसको इकोनॉमी मोड में लगा सकते हैं। ओहो हो सर पीट लेंगे भाई साहब, चलती ही नहीं है ये गाड़ी। अगर आपने कोई भी ऐसी गाड़ी चलाई है जिसमें हल्का फुल्का भी पंच रहा हो, इवन स्विफ्ट चलाई हो आपने पेट्रोल की, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही कोई पुराने ज़माने की, बाबा के ज़माने की गाड़ी चला रहे हैं। ये गाड़ी सिर्फ उनके लिए ठीक है जिनको गाड़ी सिर्फ एक मोड की तरह चाहिए कि भाई मैं इसमें बैठ के अपने काम पे चला जाऊं या कहीं फलानी जगह चला जाऊं और वहाँ से वापस आ जाऊं, बस। जिनके लिए एक कमोडिटी है गाड़ी। अगर आप गाड़ी को फील करते हैं और गाड़ी का अपनी ड्राइव को एंजॉय करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली इस गाड़ी से दूर रहें अगर आप पेट्रोल इंजन के साथ लेने वाले हैं तो। हाँ, अगर आपको डीजल इंजन के साथ लेनी है तो कहानी कुछ और है। इसमें आजकल 4 टोटल आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक तो टर्बो पेट्रोल का मिलता है, एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि ये है, इसके साथ साथ इसमें मिलता है टर्बो डीजल और एक सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। तो सीएनजी वाले में इंजन तो यही है, तो उसके भी परफॉर्मेंस आपको पता है। सीएनजी तो वैसे ही कोई परफॉर्मेंस के लिए जानी नहीं जाती, वो खाली फ्रूगैलिटी और एफिशिएंसी के लिए सीएनजी गाड़ियाँ लेते हैं लोग। तो अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए लेनी है तो सबसे अच्छा इसमें जो ऑप्शन है वो डीजल है। सेकंड नंबर पे टर्बो पेट्रोल। जी हाँ, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे नहीं। सेकंड पे इसलिए कि वो भी कोई बहुत खास नहीं है। टाटा के टर्बो पेट्रोल इंजन अगर आप देखेंगे, इवन कर्व का, नेक्सन का और ये अपनी ऑल्ट्रोज का भी, तो टाटा टर्बो पेट्रोल इंजन बना रहा है, कहीं ना कहीं कोई तो कमी है, वो पावर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। Hyundai, Volkswagen, स्कोडा और आपका महिंद्रा सब अपने टर्बो पेट्रोल इंजन से इतनी अच्छी पावर निकाल पा रहे हैं, और सब मतलब ऐसी महिंद्रा जैसी कंपनी जो कभी टर्बो पेट्रोल इंजन बनाने के लिए जाने नहीं जाती थी, आज की डेट में ऐसे इंजन बना रही है 2020 से, जो उनकी थार में आए और फिर स्कॉर्पियो में, एक्सयूवी में, जो मतलब आउट क्लास कर रहे हैं महंगी महंगी गाड़ियों को भी परफॉर्मेंस के मामले में। 200 bhp निकाल दे रहे हैं। इनका 120 bhp का भी जो इंजन है, जो रेसर में आता है या नेक्सन में आता है, वो भी ऐसा रो के चलता है, लगता ही नहीं कहीं से भी वो टर्बोचार्ज इंजन है। मतलब बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस है इनके पेट्रोल इंजन की। तो टाटा को कहीं ना कहीं अपने पेट्रोल इंजन पर तो ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। मतलब काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, इंडिका ज़ीटा के टाइम से जब इन्होंने अपना पहली बार पेट्रोल इंजन निकाला था, टाटा अपना पेट्रोल इंजन नहीं सुधार पा रहा है। और टर्बो चार्जर लगाने के बाद भी अगर यह हाल है तो भैया पता नहीं क्या ही होगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो इंजन है, आपको अगर मतलब आपको बिल्कुल स्टेडी ड्राइविंग करनी है, सिटी ट्रैफिक में फंसे हुए, इकोनॉमी मोड आपका ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ थोड़ी बहुत फ्यूल एफिशिएंसी निकाल लेता है, वरना ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी भारी होने की वजह से ये गाड़ी कोई बहुत अच्छी नहीं है। सिटी ट्रैफिक में, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में जब ये गाड़ी चलती है, जैसे कि ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में या फिर नोएडा में, दिल्ली की ट्रैफिक में, तो ये गाड़ी जो निकाल रही है 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का जो MID दिखा रहा है इसका सिटी में फ्यूल इकोनॉमी। तो अगर सिटी में इतना MID दिखा रहा है,
केवल इसका 10% तो कम से कम होगा ही। तो आप समझ सकते हैं 11-12 का एवरेज गाड़ी दे रही है। आप अगर किसी मारुति के ओनर से पूछेंगे कि भैया आपको क्या एफिशिएंसी मिलती है, तो वो हंसेगा ये नंबर सुन के, क्योंकि उनकी गाड़ी सिटी में ही मरे से मरा 14-15 का एवरेज दे रही होगी। और बलेनो की बात कर रहा हूँ, स्विफ्ट की नहीं कर रहा हूँ। मतलब इसके वेट की वजह से आपको जो सेफ्टी का इंश्योरेंस मिलता है, उसके साथ साथ उसका डाउन साइड यही है कि इसको परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों ही नहीं है। और मेरे को कहीं ना कहीं इसके साथ याद आती है पोलो 1.2 MPI की, जो स्टार्टिंग में पोलो के साथ पेट्रोल इंजन आया था, वो भी सेम ऐसा ही था, डेड। ना उसमें परफॉर्मेंस थी ना उसमें एफिशिएंसी थी, वो दोनों ही मामलों में कंडम था बिल्कुल इंजन। तो इसीलिए बाद में फोक्सवैगन ने उसको कंटिन्यू करके 1 लीटर MPI निकाला था, 1 लीटर TSI निकाला था, क्योंकि सब लोग डीजल इंजन ही ले रहे थे परफॉर्मेंस के लिए। इंजन की बुराई तो काफ़ी हो गई, वो इस लायक है। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, आपका स्टीयरिंग सिटी में लाइट है, और जैसे जैसे आप हाईवे स्पीड पे पहुंचेंगे ये अच्छा वेट गेन कर लेता है। और आपको इस गाड़ी की चैसी और बिल्ड इतनी अच्छी है, सस्पेंशन इतना रोबस्ट है इस गाड़ी का कि आपको बहुत ही प्लांटेड फील देता है। हाईवे पे जब आप 100-120 की स्पीड पे चल रहे होंगे एक्सप्रेसवे स्पीड्स पे, तो ये गाड़ी कहीं से भी आपको हैचबैक वाली फीलिंग तो देगी ही नहीं। इसका सस्पेंशन और इसका राइड एंड हैंडलिंग का बैलेंस इतना अच्छा है कि ये गाड़ी बहुत ही जम के चलती है, और ऐसा लगता है कि आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। कहीं से भी आपको कोई कॉन्फिडेंस लूज करने वाली बात नहीं है इस गाड़ी में। फिर बात करते हैं इसके क्लच की। टाटा की गाड़ियों का क्लच हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी क्लच काफ़ी लाइट है, तो ट्रैफिक में इस गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसका क्लच रिलीज करते हुए, क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है, ये वाइब्रेट बहुत होती है, मतलब पूरी गाड़ी एक बार को झन्ना आ जाती है अगर आपने क्लच हल्का सा भी टाइमिंग आपके इधर उधर हुए तो। ब्रेक्स डिसेंट है, थोड़ा सा स्पॉन्जी है इसका ब्रेक पेडल, ब्रेक उतना शार्प नहीं है, पर हाँ प्रेडिक्टेबल है। आप जज कर सकते हैं कि ये गाड़ी कब रुकने वाली है। तो इसके ड्राइविंग को तो मैं ओवरऑल देखा जाए तो 10 में से 6 ही नंबर दूंगा, क्योंकि एक गाड़ी के लिए मेन चीज़ क्या होती है, उसका हार्ट होता है उसका इंजन। और जब इसका इंजन ही कमज़ोर है, बाकी चीज़ कितनी अच्छी हो, इसका इंजन इसके स्पोर्टी डिज़ाइन को या इसकी स्पोर्टी राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस को कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं करता है। गाड़ी काफ़ी फ्लैट चलती है, जो भी रोड पे एंडुलेशंस आती है उनको फ्लैट कर देती है। कहीं कोई ऐसा स्क्वीक्स नहीं है गाड़ी में। ये गाड़ी भी 4 साल पुरानी है, कोई इसमें खड़खड़ पड़पड़ की आवाज़ नहीं आती। जो सामान रखा है उसकी आवाज़ें हैं, प्लास्टिक्स में कहीं कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन इसका इंजन, मैं बार बार उसकी बुराई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाटा अगर सुने तो शायद उस पर कोई काम है। ये गाड़ी बहुत अच्छी है और ये अपनी सेगमेंट में सेल्स को टॉप कर सकती है, और शायद इसीलिए नहीं कर पा रही कि इसका पेट्रोल इंजन बहुत, अगर ये बेटर हो जाए इस गाड़ी को नंबर 1 पे आने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी टाटा ने अभी नेक्सन से ये चीज़ अचीव करी थी, या पंच से ये चीज़ अचीव करी थी कि सबसे ज़्यादा ऑल्टो को ओवरटेक कर लिया पंच जैसी गाड़ी। तो आप सोच सकते हैं, तो छोटी गाड़ी को अगर बड़ी गाड़ी ओवरटेक करी तो टाटा कुछ तो कर रही है। भले ही उनकी आफ्टर सेल्स कैसी भी है, पर प्रोडक्ट्स वो अच्छे बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनके प्रोडक्ट्स में कमी है। तो ये तो हुई बात इसके पेट्रोल इंजन की। ओवरऑल 100 में से 60% नंबर हैं इसके, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इंजन को छोड़कर सब कुछ अच्छा है, मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। इंजन के अलावा सब कुछ अच्छा है, और इंजन अगर अच्छा होता तो 10 में से 9 नंबर इस गाड़ी के पक्के थे। तो अगर आपको इंजन के मामले में मज़ा चाहिए तो आपको ये वाला मॉडल चूज़ करना चाहिए। यह है ऑल्टोस डीजल। इसमें आता है 1500 सीसी का डीजल इंजन, जो कि 200 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है और 90 bhp की पावर। ऑन पेपर डिसेंट नंबर्स हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी। आउटस्टैंडिंग तो नहीं है कि कोई डीजल रॉकेट नहीं है, पर हाँ अगर आप पहले पेट्रोल चलाएंगे तो उसके बाद ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी बेटर है उससे, मतलब मच इम्प्रूव्ड वर्जन है ऑल्टोस का ये। तो अब ये गाड़ी पेट्रोल वाली गाड़ी से अराउंड 80 to 90 kgs या शायद 100 kgs के आसपास ही हेवियर भी है। तो इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है पेट्रोल वाली से, पर इसकी स्टेबिलिटी उससे ही बेटर फील होती है। वो अपने आप में बहुत अच्छी थी, ये उससे भी थोड़ा अच्छी है। ओवरऑल इसका सस्पेंशन रफ पैचेस पे थोड़ा सा रफ फील होता है, लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि जब आप हाई स्पीड्स पे होंगे तो जम के चलती है गाड़ी और काफ़ी प्लांटेड फील देती है हाईवेज पे। और इस इंजन की खास बात यह है कि इसका लो एंड टॉर्क भी अच्छा है, तो इस गाड़ी में वो वाइब्रेशन वाली दिक्कत नहीं है, और आप 20-25 की स्पीड पे भी थर्ड गियर में चल सकते हैं। ये गाड़ी कोई ऐसे मतलब गड़गड़ ऐसे वाइब्रेशन जैसे करती है पेट्रोल वाली गाड़ी, वैसे ये बिल्कुल नहीं करेगी और अच्छे से पुल करेगी। वैसे भी ये 4 सिलेंडर इंजन है, वो 3 सिलेंडर इंजन है, तो फ़र्क आ ही जाता है। इस इंजन की खासियत ये है कि ये 1500 सीसी का डीजल इंजन है, तो इसमें टाटा ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है जिसमें डेफ का जो टेंशन रहती है इसमें डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डालने की, वो इसमें नहीं है। तो इसमें डेफ इश्यूज़ का भी कोई चक्कर अभी तक सुनने में नहीं आया है। एक खास चीज़ टाटा ऑल्ट्रोज की जो मेरे को लगी, जो मैंने और किसी हैचबैक में नहीं देखी, शायद हो मैंने मिस कर दी हो, अभी तक ना देखी हो,
इसकी जो सीट बेल्ट है ये यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अब जैसे मैं लोएस्ट पोजीशन में बैठा तो मैंने सीट बेल्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल नीचे कर लिया है, तो इससे फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे कान पे सीट बेल्ट कर जाएगी। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अगर आप इसको भगाने की सोचें तो ये गाड़ी भागती भी है, ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी भागेगी नहीं, अच्छा पुल करती है, पर इसका पावर बैंड बड़ा नैरो है। जैसे मेरे पास इससे पहले एक बार फोक्सवैगन के भी डीजल इंजन था एमयू में, तो वो इंजन जो था अराउंड 4,500-5,000 RPM तक रेव कर लेता था। डीजल इंजन के लिए इतनी रेड लाइन काफ़ी होती है। ये इंजन जो है 4,000 पे रेड लाइन कर जाता है बिल्कुल, और 3.5 से 4 के बीच में इसमें कोई पावर फील नहीं होती। इसका पीक पावर जो है 2,500-3,000 RPM के पास जाके आगे इसका पावर कर्व जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है, तो इसको उससे ऊपर ले जाना कोई समझदारी नहीं है। आगे 0 to 100 टाइमिंग्स आपको पेट्रोल और डीजल के दोनों के देखने को मिलेंगे, उसमें आपको ये चीज़ फील होगी। चलाने में ज़्यादा पता लगती है, पर वीडियो में भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पकड़ लेंगे इस चीज़ को। इसके अलावा इस गाड़ी में भी पेट्रोल की तरह इकोनॉमी मोड और सिटी मोड 2 ही मोड आते हैं। अभी हम सिटी मोड में चल रहे हैं। इकोनॉमी मोड इसका भी वैसा ही है, बहुत डल कर देता है परफॉर्मेंस को, पर जब आप बहुत हाई ट्रैफिक में हो या जाम में हो तो आपको इकोनॉमी मोड में चलाना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तेल कम पिएगी गाड़ी और आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन जैसे ही आप उस ट्रैफिक से बाहर निकलेंगे तो इकोनॉमी मोड को शट डाउन कर देना सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें बहुत ही थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका डल हो जाता है, और पावर भी, क्योंकि मैप चेंज होता है तो पावर भी इसकी थोड़ी कम हो जाती है उसमें, तो वहाँ पे जाके फिर ये भी अंडर पावर्ड लगने लगती है। तो बेस्ट ये है कि जब आप चल रहे हो ठीक स्पीड पे 40-50 के ऊपर, तो आप इसको इकोनॉमी मोड में ना रखें। 3 चीज़ें जो मेरे को डीजल इंजन वाली गाड़ी में नहीं देखने को मिली, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसके टायर्स पतले हैं, मैंने बताया था। इसके टायर एक साइज़ छोटा है, पता नहीं क्यों। इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। वो सिस्टम ज़्यादातर ऐसा है कि हमारी ट्रैफिक कंडीशंस में इरिटेट ही करता है, क्योंकि गाड़ी कहीं भी बंद हो जाती है, फिर आप क्लच दबाएंगे वो स्टार्ट होएगी। तो ओवरऑल होता ये है कि आपका इग्निशन जो है, इग्निशन की मोटर जो है वो भी जल्दी ख़राब होगी, और बैटरी पे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। बार बार गाड़ी ऑफ होती है, ऑन होती है, ऑफ होती है, ऑन होती है। तो अच्छा है वो इसमें फीचर नहीं है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा एनालॉग है, और मैं ये प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो डिजिटल वाला है एक तो वो थोड़ा सा लैगी है, और दूसरी बात ये कि वो देखने में भले ही मॉडर्न लगता है, पर जो एंथुसियास्ट होगा ना उसको ये दोनों डायल्स जहाँ एनालॉग दिख जाएंगे वो वहीं फ्लैट हो जाएगा। जिसको गाड़ी चलाना पसंद है वो कभी भी आपसे डिजिटल डायल नहीं मांगेगा। जिसको फीचर्स चाहिए वो डिजिटल डायल के पीछे ज़रूर भागेगा, लेकिन जिसको गाड़ी चलाने का फील चाहिए, इन दोनों एनालॉग मीटर्स को देख के जो एक अंदर से फीलिंग आती है ना स्पोर्टी वाली गाड़ी चलाते हुए, वो डिजिटल डायल कितना ही अच्छा हो उसमें आ ही नहीं सकती है। क्लच इस इंजन के साथ भी जो आता है वो काफ़ी लाइट है और ट्रैफिक में ज़्यादा परेशान नहीं करता। इसका जो राइट साइड पे यहाँ पे एसी वेंट है ड्राइवर के लिए। मैं अभी लगभग 1-1.5 दिन से ये गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आया है कि ये हवा जाती कहाँ है। इसको फेस पे लाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, सेंटर वाले का अगर मैं अपने फेस पे लाऊं तो वो एकदम से सही डायरेक्शन में आ जाएगा, पर ये वाला तो मेरे को समझ ही नहीं आ पाया कि ये कैसे मैं अपने मुंह पे ला पाऊँ इसकी हवा को। अभी देखिए 20 की स्पीड पे 3rd गियर में थी गाड़ी, मैंने यू टर्न लिया, कोई वाइब्रेशन नहीं, गाड़ी अपने आप पिकअप कर रही है पेस अपना, और अब अपने पावर बैंड में आ चुकी है। इस इंजन से मेरे को ना थोड़ी थोड़ी पोलो TDI वाली वाइब्स आई, क्योंकि वो इंजन भी ऐसा ही था, आवाज़ तो करता था, वो इससे ज़्यादा नॉइजी था इंजन, पर एक जो डीजल इंजन की टॉर्क होती है, जो आपको कहीं से भी मतलब स्टैंड स्टिल से भी आप चल रहे हैं तो आपको एक्सीलरेटर देने की ज़रूरत नहीं है, आपने हल्का हल्का क्लच छोड़ा, गाड़ी अपना चलना शुरू हो जाती है। और आप उसके बाद गियर भी चेंज कर दें, गाड़ी वो अपने आप 2nd गियर में अपने आप चलने लगेगी, वो एक्सीलरेटर मांगेगी नहीं। वो वाला जो पुल है वो इस इंजन में है, और एक रीमैप के बाद ये इंजन आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे और भी लोगों के जिन्होंने ऑल्ट्रोस को रीमैप कराया है, तो इसकी पावर फिगर्स तब कहीं 120 bhp के आसपास चली जाती है स्टेज 1 रीमैप के बाद। 20-25 हज़ार और लगा के ये गाड़ी आपको डीजल रॉकेट वाले मज़े दे सकती है। और जैसी इसकी वो है, मतलब जो इसकी बॉडी है, इसकी चैसी है, इसका सस्पेंशन का सेटअप है, राइड एंड हैंडलिंग का जो बैलेंस है, अगर आप रीमैप करा लेंगे, मैं मानता हूँ मतलब जो लोग पोलो GT TDI चलाते थे उनके लिए एक सूटेबल अपग्रेड है। क्योंकि वैसे भी इस सेगमेंट में डीजल इंजन किसी और गाड़ी में अब आता ही नहीं है, i20 में भी नहीं आता, बलेनो भी नहीं आता, पोलो तो चली ही गई है। तो अब इस सेगमेंट में आने वाली एक लौती यही गाड़ी है इसमें डीजल इंजन आता है, और इसमें डेफ का चक्कर भी नहीं है। तो अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा रनिंग है और आपको EVs पसंद नहीं है, परफॉर्मेंस भी आपको चाहिए,
तो आपको ये इंजन ज़रूर चूज़ करना चाहिए। साथ ही इसकी एफिशिएंसी भी बुरी नहीं है। सिटी में ये गाड़ी मेरे को दे रही है अराउंड 14 to 15 kmpl बहुत आराम से, और ये एवरेज ड्राइविंग के साथ है। मैं बहुत तेज़ भी नहीं चला रहा हूँ, बहुत आराम से भी नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल ड्राइविंग में दे रही है। अगर मैं और आराम से चलाऊँगा तो ये 16 किलोमीटर तक का भी दे सकती है। हाईवेज़ पे इसने मेरे को, मैंने टैंक टू टैंक मेजर करा था, 20+ आराम से दे देती है ये गाड़ी। अगर मैं थोड़ा रफ भी चलाऊँ तो, अगर बहुत प्यार से चलाऊँगा तो ये 22-23 का एवरेज बहुत आराम से निकाल के दे देगी मेरे को। तो इस इंजन को, इस गाड़ी को, इस इंजन के साथ मैं इसको देना चाहूँगा 10 में से 7.5 नंबर, क्योंकि अभी भी इसमें पावर की कमी थोड़ी सी तो है, पर उतनी नहीं जितनी पेट्रोल में थी, तो उससे तो बहुत बेटर है। पर अभी भी आप एक स्टेज 1 रिमैप इसमें कराया अगर आपका डीजल इंजन वाली है तो, और मज़े लीजिए। फिर उसके बाद आपको बहुत दिन तक तो गाड़ी चेंज करने का मन ही नहीं करेगा, कोई और गाड़ी आपको अच्छी नहीं लगेगी, इतना इसमें पावर है। तो ये तो बात हो गई हमारे दोनों पेट्रोल इंजन की और डीजल इंजन की ड्राइवेबिलिटी की। अब देखते हैं इन दोनों का 0 to 100 टाइम कैसा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है ऑन पेपर, कि कितने सेकंड में 100 की स्पीड को टच कर सकते हैं स्टैंड स्टिल से। एक स्पेशल मेंशन इसकी कूल ब्लू एम्बिएंट लाइट और ये स्टोरेज हुक के लिए, जो कि काफ़ी स्मार्ट टचेज हैं एक हैचबैक के लिए। अब आइए पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन्स का 0 to 100 टाइम चेकआउट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, टाटा अल्ट्रॉज एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है और ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज देती है। काफ़ी सेफ गाड़ी है, इसके रोड मैनर्स काफ़ी अच्छे हैं, फीचर पैक्ड है, तो इसमें कमी तो ज़्यादा नहीं है। सिर्फ इसका इंजन थोड़ा वीक पॉइंट है इसका, वो भी डीजल इंजन अगर आप लें तो वो पूर्ति हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस की भी। फ्यूल एफिशिएंट भी है ठीक ठाक डीजल वाली, लेकिन इसके पेट्रोल इंजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट करते हैं। अब इस गाड़ी का एक फेसलिफ्ट भी आने वाला है अब, तो बहुत ही जल्द ये वाली अल्ट्रोज आपको रोड्स पे दिखनी बंद हो जाएंगी और नई अल्ट्रोज रोड्स पे आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये रोड से हटा देगी गवर्नमेंट, अभी वो वाला रूल नहीं आया, पर ऐसी बदतमीजी चल रही है हमारे देश में। खैर, आगे हमारी बात ये थी कि अब इन वाले मॉडल्स पे आपको आजकल हो सकता है अच्छा डिस्काउंट मिले, अच्छी डील्स मिले, क्योंकि ये वेरिएंट्स अब डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। अब जो नया मॉडल आएगा अल्ट्रोज का, वो नई, जैसे आपने नेक्सॉन और कर्व और नई हैरियर सफारी देखी होंगी, उनके वाली डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करेगा। तो देखते हैं वो मॉडल कैसा होगा, जल्दी उसका रिव्यू भी लेके आएंगे आपके लिए, एक बार वो मार्केट में आ जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।